नमस्कार दोस्तों, मैं मनाली मुरकुटे विदर्भ के नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक श्री छल बिहारी जी अग्रवाल। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि अब की बार 400 बार, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नारा दिया है बीजेपी ने 400 पार, ये विपक्ष पे दबाव बनाने की सबका है कि जैसे कोई है आदमी पहले दबाव बना दो, ये पहलवान है, हम पहलवान है, हम पहलवान है, इस टाइप का नारा है दबाव बनाने के लिए। और कोई 400-800 पार होते नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी सीटें जो पहले 303 थी उसके ऊपर नहीं बढ़ने वाली है, 10-20 सीटें कम हो सकती है, बढ़ने वाली नहीं है। तो जनता में रोष भी बहुत है, जनता में बहुत रोष है, तो सीटें बढ़ने वाली नहीं है इनकी। हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी देश में, इतना मेरे को भरोसा है, लेकिन कोई 400 पार होते नहीं, बस 300, पौने 300 ऐसे आएंगे और एनडीए को मिला के 325 इतने आएंगे। ये दबाव बना रहे हैं विपक्ष पे, हल्ला मचा रहे कि 400 पार 400 पार 400 पार कोई होने वाले नहीं। सर, गोंदिया भंडारा लोकसभा में इस बार किसका पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा? गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव इस बार जो है हवा में हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे ऐसा लग रहा है मंगरा गए हैं और कांग्रेस ऐसा लगता है कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पे क्रॉस वोटिंग होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी हो सकता है। पहले चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख से जीती थी, इसके पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी 8,000 से जीती थी, कभी 10,000 से, कभी 20,000 से। 1.5 लाख से जीतना ये नाना पटोले ने शुरुआत किया था। नाना पटोले 1.5 लाख से जीते थे, उसके बाद पिछला चुनाव भी 1.5 लाख से मैंने जीते थे। पर इस बार हार जीत 10,000 12,000 वोट की होने वाली है। सर, क्या इस बार उम्मीदवारों के चयन को लेकर जनता नाखुश है? मैं भी आम जनता के बीच में उठता बैठता हूँ, जगह जगह चर्चा हो रही है कि ये कैसा चुनाव हो रहा है, क्या ये सेटिंग का चुनाव हो रहा है क्या? क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान सांसद भी है, इनका कार्यकाल 5 साल का शून्य जैसा रहा है, कोई विशेष इनका योगदान नहीं रहा है गोंदिया भंडारा जिले के लिए। दूसरा, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जनता बोल रही है ये पिछला विधानसभा चुनाव शिवसेना के टिकट पे लड़े थे साकोली से और 2100 वोट मिले जो हमारे जब्त हुई थी। क्या ऐसे उम्मीदवार को देना जरूरी था क्या? और बीजेपी को नया उम्मीदवार नहीं मिल रहा था क्या? तो सेवा भावी हो, कर्मयोगी हो, कर्म करे, दोनों उम्मीदवार को लेके जनता नाखुश है। जनता किसे वोट दे किसे नहीं देवे, जनता असमंजस की स्थिति में दिख रही है मुझे। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई ना होते हुए पटोले और पटेल के बीच में उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई हो रही है, क्या ये सच है? मैं भी ऐसे चर्चा सुन रहा हूँ कि पटोले और पटेल के बीच में चुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसा वस्तु स्थिति नहीं है। ये चुनाव मुझे ऐसा लग रहा है कि नाना पटोले वर्सेस एनडीए, इसके बीच में हो रहा है। नाना पटोले एनडीए पे भारी पड़ते हुए दिख रहा है मेरे को, क्योंकि नाना पटोले के बारे में जो सुनने में आ रहा है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और नाना पटोले के खिलाफ पूरा एनडीए है चुनाव में। मुझे ऐसा लग रहा है पटोले और पटेल की लड़ाई नहीं है, नाना पटोले और एनडीए की लड़ाई है। सर, चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरे ही दिन जेल हो गई। सर, आपको क्या लगता है कि जितने भी आरोप लगते हैं विपक्ष में ही लगते हैं, तो क्या जो सत्ता पक्ष के हैं नेता, क्या वो दूध के धुले हुए हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो भी व्यक्ति एक बार सत्ता में बैठ जाता है, सत्ता की कुर्सी में बैठ जाता है, उसको लालच घेर लेता है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। 99% लोग सत्ता में जो बैठ जाते हैं भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन रहा सवाल गिरफ्तार होने का, सीबीआई जांच होने का, ईडी जांच होने का, ये सब संस्थाएं सरकारी होती है। तो जो सरकार अभी एनडीए की है, तो एनडीए वाले कितना भी भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाले करेंगे, अभी उन पर आँच नहीं आएगी, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं। विपक्ष पे आएगी जब ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, ये विपक्ष में चले जाएंगे, तो इन पे जांच होगी, ये अंदर जाएंगे, ऐसा क्रम चलते रहता है। लेकिन ये दूध के दूल्हे नहीं है। मैंने देखा 1995 में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति की सरकार बनी महाराष्ट्र में, मेरे साथ उठने बैठने वाले कई लोग विधायक बने, मंत्री बने। मैं भी घूमने गया बम्बई, मतलब देखता हूँ कैसे क्या मेरे साथ उठने बैठने वाले विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद कैसे दिखते हैं, कैसा उनका रहन सहन है। गया मैं घूमा इधर से उधर, मैंने नए नए शब्द सुनने को मिले मेरे को। कोई बोल रहा था खोखा, कोई बोल रहा था पेटी। मैं समझता था ये क्या है खोखा, यानी जो कपड़े की दुकानों में आता है उसमें सामान रखते हैं, कपड़े की गांठ को खोखा समझता था मैं। और पेटी यानी जो पेटी बनती है कपड़े रखने की बाजार में, लोहे की पेटी, उसको समझता।
लेकिन मेरे को बाद में बताया उन लोगों ने, जो नेताओं के पीए वगैरह थे, भैया खोखा यानी 1 करोड़ होता है, पेटी यानी 1 लाख होता है, यानी नए नए शब्द मेरे को सुनने को मिले थे। तो ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार नहीं करते। कोई खाता है, कोई निगलता है, जो भी सत्ता में बैठता है सत्ता का सुख लेता है। सर, आप जन्मसिद्ध भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या आपने इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है? मैं जनसंघ में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया और जनता पार्टी में काम किया। उस समय बीजेपी का जो नारा था, बीजेपी का नारा था रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। लेकिन अभी उन्होंने सत्ता में जैसे गए नारा बदल दिया, रकुल रीत सदा चली आई, वचन चले जाए पर कुर्सी न जाई। तो एक कुर्सी के लालच के चक्कर में पृथक विदर्भ का मुद्दा इन्होंने खो दिया। मैंने कई नेताओं से बात किया, भैया विदर्भ बनाइए, अपन ने आंदोलन किए, खुद देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलन किया, सुधीर मुनगंटीवार ने आंदोलन किया, हमारे साथ में बहुत लोगों ने किया, विदर्भ बनाइए। वो बोलते भैया विदर्भ नहीं बनेगा, पार्टी के एजेंडे में नहीं है विदर्भ। या इस प्रकार थूक के चाटने वाले नेता है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कैसे विचार करूं, कैसे प्रचार करूं? लोग मेरे को बोलते हैं भैया थूक के चाटने वाली पार्टी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रहा हूं। मैं निर्दलीय हूं, मैं समीक्षा करता हूं, अच्छे को अच्छा बोलता हूं, बुरे को बुरा बोलता हूं। बीजेपी का नारा था रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। लेकिन अभी उन्होंने सत्ता में जैसे गए नारा बदल दिया, रकुल रीत सदा चली आई, वचन चले जाए पर कुर्सी न जाई। तो एक कुर्सी के लालच के चक्कर में पृथक विदर्भ का मुद्दा इन्होंने खो दिया। मैंने कई नेताओं से बात किया, भैया विदर्भ बनाइए, अपन ने आंदोलन किए, खुद देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलन किया, सुधीर मुनगंटीवार ने आंदोलन किया, हमारे साथ में बहुत लोगों ने किया, विदर्भ बनाइए। वो बोलते हैं भैया विदर्भ नहीं बनेगा, पार्टी के एजेंडे में नहीं है विदर्भ। या इस प्रकार थूक के चाटने वाले नेता है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कैसे विचार करूं, कैसे प्रचार करूं? लोग मेरे को बोलते हैं भैया थूक के चाटने वाली पार्टी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रहा हूं। मैं निर्दलीय हूं, मैं समीक्षा करता हूं, अच्छे को अच्छा बोलता हूं, बुरे को बुरा बोलता हूं। कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेंगी इस आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई, लेकिन उनकी आशा निराशा में बदल गई जब उनको टिकट नहीं मिली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोई ना कोई लालच देके पार्टी का विस्तार किया जाता है। हर आदमी को टिकट नहीं मिल सकती है। 10 लोगों को लेके आते हैं, वो टिकट तो एक को ही देंगे, बाकी को अगले बार देंगे, तुमको विधानसभा दे देंगे, तुमको नगर से दे देंगे। ऐसा इनको वो देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, और सबको टिकट मिलना संभव नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से आते हैं कि भाई हमको ये मिलेगा वो मिलेगा। कुछ अपने दाग छुड़ाने के लिए आते हैं, कुछ टिकट के लिए आते हैं, कुछ पैसा कमाने आते हैं। सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, सबका जो है पूर्ति कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। दोस्तों, आज हमने बात किया राजनीतिक विश्लेषक श्री छैल बिहारी जी अग्रवाल जी के साथ। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए, और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।